नमस्कार। न्यूज़ ट्रैक के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं राजकुमार सिंह और आज हम बात करेंगे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की ऐतिहासिक जीत की। और हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं वरिष्ठ पत्रकार नीलमणि लाल जी। नीलमणि जी, स्वागत है। धन्यवाद राजकुमार जी। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। नीलमणि जी, ये जो कुछ हुआ है, आप देख रहे हैं 131 साल में ये दूसरा मौका है जब कोई प्रेसिडेंट अमेरिका के 4 साल प्रेसिडेंट रहे और फिर चुनाव हारे, 4 साल विपक्ष में रहे और फिर से प्रेसिडेंट बनने चाह रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी जीत है। क्या कारण है आपके हिसाब से? जी राजकुमार जी, आपने सही कहा। अमेरिका के 230 सालों का जो संसदीय इतिहास है उसमें ये दूसरा मौका है कि एक राष्ट्रपति था, हार गया और फिर आया। और तमाम राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट्स ट्रंप को खारिज कर चुके थे कि अब ये चुनाव नहीं जीतेंगे, लेकिन इनकी शानदार जीत और पूरे अमेरिका में उन राज्यों में जीत जहां डेमोक्रेट्स का दबदबा रहा है वहां पे एकदम शानदार तरीके से वापसी करना, बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आपने जैसे पूछा कि इस उपलब्धि के कारण क्या हैं, तो मेरे विचार से इसके 4 प्रमुख कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है वो इमिग्रेंट्स का। पिछले 4 वर्षों में के शासन में, डेमोक्रेट शासन में, इमिग्रेंट्स की अमेरिका में बाढ़ आ गई और इनके जो दक्षिणी सीमाएं हैं जो कि मैक्सिको से लगती हैं, वहाँ से लाखों लोग, अनुमान है कि 1 करोड़ लोग अमेरिका में निर्बाध तरीके से आते चले गए। अमेरिकी जनता जो है वो एक शांत वातावरण में, खुली खुली जगहें, कम लोग, उसके आदी हैं। अचानक से बाहरी लोग का जब आगमन हुआ तो संसाधनों पे दबाव पड़ा। स्कूल है, शिक्षा है और चीज़ों की कीमतें हैं, रोजगार के अवसर। ये बात भी उठी कि अमेरिकन टैक्स पेयर्स की कीमत पर हम इमिग्रेंट्स को क्यों, इमिग्रेंट्स को पाल रहे हैं, उनको बुला रहे हैं। तो लोगों का गुस्सा एकदम स्वाभाविक था और ट्रंप ने इसको बहुत अच्छी तरह से कैश किया। ट्रंप ने, आपको याद होगा कि जब ये राष्ट्रपति थे, इन्होंने मैक्सिको सीमा पे दीवार बनाने का काम शुरू किया था। वो 4 साल में छूट गया, बंद हो गया। अब ये कह रहे हैं ना हम दीवार बनाएंगे, बल्कि जितने भी लोग घुसे हैं इलीगल, सबको हम बाहर करेंगे। तो एक ये बहुत बड़ा फैक्टर ट्रंप की जीत के पीछे है। दूसरा फैक्टर है आर्थिक नीतियाँ। बिडेन प्रशासन ने आर्थिक नीतियों में, ठीक है, कुछ काम किया, कोरोना के बाद संभाला, लेकिन महंगाई बढ़ी, कामकाज के अवसर घटे। हालांकि उसमें भी इमिग्रेंट्स का हाथ है, लेकिन लोग जो हैं वो परेशान हो गए, खास तौर से छोटे व्यापारी, छोटे बिजनेसमैन। तो ये ट्रंप ने कहा है कि हम जो तमाम इंपोर्ट होते हैं उस पर हम ड्यूटी लगाएंगे, ये करेंगे। अब इंपोर्ट पर ड्यूटी लगाएंगे तो भारत का हित भी तो है उसमें, क्योंकि भारत से भी बहुत आयात है। तो क्या अभी तो हम लोग बड़े खुश हैं और माना जा रहा है कि ये भारत के पक्ष में है, उनकी जो पॉलिसी है। आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ट्रंप पहले भी कह चुके हैं अपने बयानों में, भारत को वो अपना मित्र कहते हैं। मोदी जी भी कहते हैं, मोदी जी को मित्र कहते हैं, मोदी जी उनको कहते हैं। अपनी फ्रेंडशिप को बताते हैं आगे बढ़ के। लेकिन ट्रंप ने कहा है कि भारत ड्यूटी के मामले में बहुत ही खतरनाक और ख़राब देश है। तो अगर वो ड्यूटी लगाते हैं तो न सिर्फ चाइना बल्कि भारत को भी नुकसान होगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम आर्थिक बात, ये इंपोर्ट की बात को हटा दें, तो बाकी जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो ट्रंप ने चुनाव के दौरान भी कहा कि हिंदुओं पर कहीं भी अगर कुछ ज़्यादती होगी तो हम उसके खिलाफ हैं। तो मुझे लग रहा है ये जो ट्रंप के जीतने से जो भारत बांग्लादेश के जो संबंध हैं, भारत पाकिस्तान के बीच जो तनातनी रहती है, यहाँ तक कि भारत चीन के बीच, ये भी मुझे लगता है इस मामले में थोड़ा भारत को एक बढ़त रहेगी। अब एक मुझे लगता है एक सपोर्ट उनको लगता है कि चूँकि दोनों हमारे जो सर्वोच्च नेता हैं, प्रधानमंत्री जी भारत के नरेंद्र मोदी जी और उधर डोनाल्ड ट्रंप, दोनों के बीच के जो रिश्ते हैं, मुझे लगता है उनसे भारत को कुछ फ़ायदा होना चाहिए, या हमारा थोड़ा आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और जो इन देशों के को लेकर जो पॉलिसी है उसमें भी मुझे लगता है कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। जी राजकुमार जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। तमाम चीज़ों के होने के बावजूद भारत और अमेरिका के रिश्तों में और मजबूती आनी एकदम लाजमी है और वो हो के रहेगा। वजह क्या है कि ट्रंप को एकदम ये पसंद नहीं है कि अमेरिका पाकिस्तान को एक फेवरेबल नेशन के रूप में देखे।
वो पहले भी कह चुके हैं कि हमने इतना पैसा दिया, इतना डॉलर दिया, अरबों रुपए खर्च किए, लेकिन आतंकवाद को पाकिस्तान रोकने में नाकाम रहा है। तो ये भारत के पक्ष में जाता है। ट्रंप चीन के हिमायती नहीं है, वो भारत के पक्ष में जाता है। ट्रंप चाहते हैं कि स्किल्ड लोग आए उनके देश में, वो भारत के पक्ष में जाता है। तो इस लिहाज से देखें तो भारत के पक्ष में ट्रंप की जो राष्ट्रपति शासन का काल होगा वो रहेगा। और एक और मुझे लगता है नीलमणि जी, बांग्लादेश बहुत अब महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि जो अभी प्रधानमंत्री हैं कार्यवाहक मोहम्मद यूनिस, मुझे लगता है उनका डोनाल्ड ट्रंप से रिश्ता अच्छा नहीं है, एक तरह से ख़राब है। और बेगम जो भी शेख हसीना ने भी स्वागत कर दिया है। देखिए, जब से निर्वासित हुई हैं पहली बार उन्होंने बयान दिया है, उनको भी एक उम्मीद जगी है कि माना जा रहा था ना अभी जो तख्ता पलट हुआ उसके पीछे कुछ बाहरी लोगों का भी हाथ है। तो अब मुझे लग रहा है वहाँ पर भी बहुत दिलचस्प होगा देखना कि क्या शेख हसीना की किसी तरह वापसी हो सकती है वहाँ पर। और दूसरे भारत के लिहाज से तो महत्वपूर्ण होगा ही होगा कि अभी जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि देखिए शेख हसीना को जो हटाने का पूरा जो प्रोग्राम चला और जो मोहम्मद यूनिस को लाने का जो स्थितियाँ बनाई गई, उसके पीछे जैसा कि बताया जा रहा है कि वो अमेरिका का जो ओबामा, क्लिंटन, मतलब डेमोक्रेट जो पक्ष है, उन्होंने पूरा उसको सपोर्ट किया। शेख हसीना के जाते ही हिंदुओं पर वहाँ पे बहुत अत्याचार हुए, अभी भी जारी हैं, अभी भी तमाम चीज़ें हो रही हैं। पहली बार अमेरिका में ट्रंप ने इस बात को उठाया है और कहा है कि हिंदुओं के साथ अत्याचार जो हो रहा है, अगर मैं होता प्रेसिडेंट तो ये ना होता। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं थोड़ा सा अब आपको भारत और अमेरिका के अलावा भी कुछ जगह पे जानना चाहूँगा और चर्चा करेंगे कि इज़राइल का जो एक तरह से हमास के ख़िलाफ़ और ईरान के और इज़राइल के बीच में जो एक चल रहा है मामला, विस्फोटक स्थिति तक है, वहाँ पर बहुत दिलचस्प होगा कि क्या स्थिति रहेगी। और अभी तक का जो देख के समझ में आ रहा है अभी तक कि वहाँ पर नेतन्याहू खुश हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप माना जा रहा है कि उनके आने के बाद तो एग्रेशन और बढ़ेगा और इजराइल के फेवर में अमेरिका और खुलकर आएगा। तो ईरान के लिए भी ये मुश्किल कुछ आने वाली है। देखिए, उस जियोपॉलिटिकल हालातों को देखें तो ट्रंप ने हमेशा कहा है कि मेरे राष्ट्रपति होते हुए युद्ध नहीं होगा। अभी भी बोले कि इनके कार्यकाल में कोई युद्ध नहीं छिड़ा। अभी इन्होंने कहा कि हम आएंगे तो युद्ध समाप्त कर देंगे। तो इनका इशारा दोनों तरफ है, इजराइल, हमास, ईरान, ये एक्सिस जो बना हुआ है, और दूसरा जो है यूक्रेन और रूस का। ट्रंप के आने से नेतन्याहू की खुशी इस बात से है कि डेमोक्रेट्स का जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं माना जा रहा था कि वो एंटी ज्यूज़ है, और इजराइल आप जानते हैं कि यहूदी देश है। तो ट्रंप को ज्यूज़ की तरफ से फुल सपोर्ट मिला है। तो ये इजराइल को सपोर्ट करेंगे खुले हाथ से, भले ही ये कुछ बीच बचाव करके युद्ध को शांत करें, लेकिन सपोर्ट इनका वहाँ बना रहेगा। हमास ने भी ट्रंप के आते ही कहा है कि हम बातचीत करने को तैयार हैं। मतलब वो भी जान रहा है कि अब चीज़ें मुश्किलें बढ़ रही हैं। ट्रंप के आते ही ईरान की करेंसी लोवेस्ट लेवल पे चली गई है, तो वो भी डर रहा है कि नहीं, ट्रंप जैसे सख्त आदमी है। हालांकि हमारा शेयर मार्केट बढ़ा है, हमारा बढ़ा है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज बढ़ा है, लेकिन रुपया जो है वो लो लेवल पे गया है। क्योंकि लोगों को लगा अब चीज़ें कुछ सुधरेंगी, अमेरिका से रिश्ते और बेहतर होंगे, आर्थिक स्थिति पर ये मान के चलना चाहिए कि युद्ध के हालात जो है जिसकी वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी इफेक्ट होती है, और अच्छी बात है, तो अच्छी बात है, युद्ध खत्म हो तो बढ़िया है। बट दिलचस्प चीज़ एक और है नीलमणि जी, पुतिन ने स्वागत नहीं किया। और मतलब नहीं किया, उनके प्रवक्ता ने कहा है कि ठीक है जो हुआ है, बट पुतिन उसका बधाई, मतलब एक तरह से बधाई नहीं देंगे, नहीं दे रहे। मतलब ये कैसे हो सकता है? मतलब क्या इस हद तक रिश्ते खराब की एक जगह जीत रहा है कोई, तो उसकी बधाई भी ना दी जाए, इसे किस तरह देखते हैं? क्या है, मतलब दो नेताओं के बीच का मामला है, दो देशों का मामला है। आप याद करें तो जब ये 2016 में ट्रंप बने थे, उसके बाद से इनकी पुतिन की दोस्ती अच्छी खासी हो गई थी। लेकिन पुतिन को लगता है कि जिस तरीके से यूक्रेन को अमेरिका ने पूरी मदद दी थी, अभी भी दे रहा है हथियारों से, पैसे से, ट्रंप कहीं उसको जारी ना रखें, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी में भी तमाम एलिमेंट्स जेलेंस्की के पक्ष में हैं और चाहते हैं कि उसको हथियार दिए जाएं, और ट्रंप कह रहे हैं कि हम युद्ध को समाप्त करवाएंगे। पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन पे वो पूरी तरह से कंट्रोल कर ले, जीत के ही युद्ध समाप्त। इसलिए उनको ये पसंद नहीं है कि युद्ध जाए ऐसे मजेदार। और दोनों नेताओं का मूल स्वभाव एक सा है, इसलिए भी शायद ये खींचातान, मतलब
दोनों के बीच में दोनों ही स्ट्रॉन्ग रिश्ते, पर्सनालिटी हाँ, के हैं, तो दोनों ये कोई झुकने को तैयार कोई नहीं झुकने को तैयार नहीं है। एग्रेशन दोनों में है। जी जी जी। एक और अंतिम सवाल लेते हैं, इस पर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद फिर अगले दिन हम लोग एक मुद्दे पर बात जी करेंगे। जी जी। डोनाल्ड ट्रंप का जीतना एक तरह से अमेरिका में राष्ट्रवाद का उभार कहें या राष्ट्रवाद की तरफ एक बार फिर से झुकाव कहें वहाँ के नागरिकों का, ये देखने में आ रहा है, ये बड़ा कारण माना जा रहा। भारत में भी यही है। अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और भाजपा अच्छे से जीत के आई है। पूरे दुनिया में क्या आप देखते हैं कि जो बड़े बड़े शासक हैं, जो बड़े बड़े देश हैं, वहाँ राष्ट्रवाद एक बड़ा मुद्दा हो रहा है, और वहाँ जो लोग हैं वहाँ के, भले ही समाजवाद से प्रभावित लोग कुछ भी कहें, समाजवादी कुछ कहें, वामपंथ के लोग कुछ भी कहें, लेकिन जो आम लोग हैं वो तो प्रभावित है ना। वो तो साफ दिख रहा है ना कि राष्ट्रवाद एक मुद्दा है और लोग राष्ट्रवाद पर वोट कर रहे हैं। तो क्या ये कारण है, ये विश्व में अचानक से, ये एक कहें अचानक से तो ना कहें, पहले भी होता रहा, लेकिन ये एक बड़ा मुद्दा उठ रहा है और आगे भी, क्या आपको लगता है ये रहेगा इस तरह से? हाँ बिल्कुल राजकुमार जी, ये बात तो है कि राष्ट्रवाद जो है वो पूरे विश्व में उभार पे है। आप किसी भी देश में, जो बड़ा देश है, मतलब कि जहाँ पे कि लोकतंत्र है और इस तरह की चीज़ें हैं, वहाँ पे राष्ट्रवाद बहुत उभार पे है। और वहाँ पे स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाले जो नेता हैं, लीडर हैं, उनको जनता पसंद कर रही है, उनको पूरी तरह सपोर्ट कर रही है। भारत में मोदी जी को 2014 से हम लोग देख रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग लीडर, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी और राष्ट्रवाद की भावना, ये भारत में बहुत तेज़ी से उभर के आई है, जो कि पहले शायद इतनी नहीं थी। अमेरिका में वही है, ट्रंप की वापसी राष्ट्रवाद का कारण है। पुतिन देख लीजिए, राष्ट्रवाद का वो है, उदाहरण है। नेतन्याहू का सपोर्ट तमाम चीज़ें होने के बावजूद अभी भी बने हुए हैं, राष्ट्रवाद का वही उदाहरण है। तो राष्ट्रवाद का जो उभार है वो पूरे विश्व में है, और उसके पीछे कारण तमाम हो सकते हैं कि आंतरिक आर्थिक नीतियां हैं, या फिर और भी तमाम फैक्टर होते हैं। मुझे लगता है एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप का भी मसला है। अब जैसे भारत में देखिए तो हमारे लोगों को लगता है कि मोदी जी में एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, एक मजबूत नेता है, और इसीलिए लोगों ने पसंद करते हैं। हाँ। आप देखिए 2014, 2019, फिर 2024 लगातार तीसरी बार करिश्मा है ये। हाँ बिल्कुल। और अभी वहाँ ट्रंप साहब के साथ भी यही है कि स्ट्रॉन्ग लीडर के तौर पर उभरे। बाइडन को देखिए तो थोड़ा सा लचर रवैया उनका ना, लचर माना। कमला हैरिस भी अपने को इस तरह से साबित नहीं कर पाई कि स्ट्रॉन्ग कोई लीडरशिप है उनके अंदर, तो वहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने साबित किया। और हमारे यहाँ तो ये प्रूवन है। मोदी जी स्ट्रॉन्ग लीडर है तीसरी बार लगातार, और अभी भी पूरे देखिए अपने पूरे अंदाज के साथ वो। इसलिए हम कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग लीडरशिप जो है बहुत ही मायने रखती है, और ये दुनिया में स्ट्रॉन्ग लीडरशिप ही एक डायरेक्शन देगी अपने अपने देशों में। बहुत बढ़िया। और तो हम लोगों ने बात की कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरह से उन्होंने जीत हासिल की, क्या बड़े कारण रहे, भारत पर क्या असर पड़ेगा, दूसरे देशों के साथ संबंधों पर क्या असर पड़ेगा, पूरे विश्व की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। अगली बार फिर किसी एक नए विषय के साथ हम लोग आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।